अम्बेडकर के डेथ के बाद वह रूप सा क्यों गया, इसको पूरा उन्होंने स्टडी किया और स्टडी करने के बाद वही चीज उनके सामने आया। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने राजनीतिक पार्टी भी बनाई थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने जीते जी ये राजनीतिक पार्टियां बनाई थी और उनकी पार्टी का ही चुनाव चिन्ह था हाथी। ये जो हाथी है उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह था। और सबसे पहले बाबा साहेब मानव कांसीराम जी ने थोड़ा सा पढ़ा, उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की जो पार्टी थी आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उसे उन्होंने महसूस किया कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने खुद की पार्टी बनाई है, उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन 1956 से लेकर के 1966 तक 10 साल में उन्होंने महसूस किया कि रिपब्लिकन पार्टी के नेता बड़े पैमाने पर दूसरे दलों में चले गए। उन लोगों ने पार्टी छोड़ दी, कुछ लोग घर बैठ गए और ज़्यादातर लोगों ने टुकड़े होकर कई पार्टियों में चले गए, कुछ अपना पार्टी संगठन यानी कई गुटों में वो बट गए। इसी को मानवर कांसीराम साहब ने ये किया कि आखिर जब बाबा साहेब अम्बेडकर थे तब तक ये सब ठीक ठाक चला, लेकिन उनके मरने के बाद ऐसा क्यों हुआ, इसी का निचोड़ उन्होंने ये किया। अभी हमारे पुनीत जी बता रहे थे, जहाँ से बात खत्म की है मैं कोशिश करता हूँ वहीं से शुरू करूँ। मानवर कांसीराम साहब ने यही महसूस किया बाबा साहेब अम्बेडकर के मरने के बाद इस समाज का गैर राजनीतिक रूप कमजोर हो गया। आज भी हम लोग देखते हैं बहुजन समाज पार्टी इस इलाके में 1990 से करीब काम कर रही है। बहुत लंबा समय हो गया, आज 2024 यानी कुल मिलाकर 35 साल से 1989 में पहला असेंबली का इलेक्शन हुसैनाबाद, छतरपुर ये सब इलाके में बीएसपी लड़ी 1989 में। आज वो 35 साल का फासला हो गया, हम लोग उसी समय पे कर रहे हैं। तो आज से 35 साल का वो समय आप याद करें, कार्यकर्ता बहुत उम्मीद से आए, धीरे धीरे उनकी ज़रूरतें बढ़ती गई, बाल बच्चे हो गए, शादी विवाह हो गया, उनको भी नाती पोता कई तरह का जिम्मेदारियां बढ़ती गई और उनका उम्मीद पूरा नहीं हुआ, आर्थिक बोझ बढ़ता गया, मजबूरीवश कई लोगों ने इस मिशन मूवमेंट को छोड़ दिया, कई लोग दूसरे दलों में चले गए। यही कारण है ना, यह ऐसा इसलिए हुआ कि समाज का गैर राजनीतिक रूप मजबूत नहीं। मानवर साहब ने भी वही महसूस किया कि आरपीआई खत्म हुआ, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन खत्म हुआ, इसके पीछे वजह हुई गैर राजनीतिक सपोर्ट नहीं था। उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं पेड़ सर, पेड़ जमीन से ऊपर वाला भाग तो दिखाई देता है नहीं, पेड़ है, उसमें तना है, टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, हरा भरा है, लेकिन एक्चुअली उस पेड़ को एनर्जी कहाँ से मिलता है, वो जमीन के नीचे है, वह रूट से ही सब कुछ मिलता है ना, जड़ से ही मिलता है और उसी से वो पेड़ ऊपर हरा भरा रहता है, फलता फूलता है। अगर वो जड़ ना रहे, बेसलेस रहे, तो पेड़ जिंदा रहेगा क्या? वही हालत बाबा साहेब अम्बेडकर के परिनिर्वाण के बाद आज जो समाज की हालत हुई उसका कारण वही है, रूप नहीं रहा। फिर मानवर कांसीराम साहब ने उसी की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया, इस समाज का गैर राजनीतिक रूप हम कैसे बदलेंगे। कौन लोग हो सकते हैं जो इस रूप में शामिल हो सकते हैं। आप लोग भी जानते हैं कि ये जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है, इनको रिजर्वेशन 1935 में मिल गया था अकॉर्डिंग टू इंडिया एक्ट। उसके बाद से कुछ लोग वहीं से शुरू किए, नौकरी चाकरी में आने लगे और 1966 तक लगभग 10 लाख एसी और एसटी कम्युनिटीज के एम्प्लॉइज थे इस देश के अंदर। मानवर कांसीराम साहब ने वैसे ही लोगों को
ये रूप बनाया, ये जो गैर राजनीतिक रूप है उन्हीं लोगों की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए कि यही लोग हो सकते हैं जो इस समाज के रूप हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास एक पेड़ को जिंदा रखने के लिए जो तत्व की जरूरत है वो इनके पास है नहीं है। और फिर 1971 तक ही खोजते खोजते इन्होंने 1972 में ये बामसेफ का एक स्क्रिप्ट तैयार किया, कंसेप्ट इनको आया 6 दिसंबर 1972 को। ये बामसेफ का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते ही हैं, ऑल इंडिया बैकवर्ड ब्रैकेट में SC ST एंड OBC एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, ये बामसेफ। वो इन्होंने 6 दिसंबर 1972 को इन्होंने इसका स्क्रिप्ट तैयार किया, इसका गठन किया और 6 साल तक पूरे देश में इसकी गतिविधि को, इसके संगठन को तैयार किया। और फिर 6 दिसंबर 1978 को इन्होंने दिल्ली में इसकी लॉन्चिंग बहुत बड़े पैमाने पर एक अधिवेशन करके, अब गूगल में भी देखिएगा कि बामसेफ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ तो गूगल भी बता देगा कि 6 दिसंबर 1978 को दिल्ली में माननीय कांशीराम जी का एक नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में यह बामसेफ का प्रथम अधिवेशन हुआ। तो 6 दिसंबर 1978 को इन्होंने लॉन्चिंग की और आप लोग भी जानते हैं उन्होंने कहा पे बैक टू सोसाइटी। जिस समाज से निकल करके आप लायक बने हैं, कामयाब बने हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी है कि उस समाज को भी लायक बनाएं, समाज को चुकाएं। पे बैक टू सोसाइटी का मतलब आप समाज को चुकाइए और समाज का ऋण हम लोगों के ऊपर ऋण है। अब एक हमारे साथी बोल रहे थे, उदय जी हैं कि नहीं, ये बोल रहे थे कि 21 तारीख को ये पढ़े लिखे लोग रोड पर नहीं उतरे नौकरी करने वाले, क्रीमी लेयर में कौन लोग आएंगे? नौकरी वाले आएंगे या अच्छे व्यवसायी भी आएंगे जिनका इनकम 8 लाख एबव हो गया, वो क्रीमी लेयर में आएंगे। और जो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे उनको रिजर्वेशन की सुविधा उनके बाल बच्चों को नहीं मिलेगी, यह क्रीमी लेयर। लेकिन साथ ही आपको भी है कि क्रीमी लेयर के साथ साथ उसमें एक वर्गीकरण भी है, नहीं है, सब क्लासिफिकेशन, उप वर्गीकरण। अब क्रीमी लेयर के साथ साथ हमको उप वर्गीकरण भी वो भी समझना पड़ेगा, ठीक है ना। उप वर्गीकरण क्या है? उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, कुछ वैसी जातियां, शेड्यूल कास्ट की कुछ वैसी जातियां जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया वो अलग हो जाएंगे, और कुछ जातियां उनका बेस जो है उनका आधार कास्ट है, समझ गए। और कुछ जातियां जिनको ज्यादा आरक्षण का लाभ नहीं मिला है वो उसके प्रथम में आ जाएंगे। तो उस हिसाब से ये केवल नौकरी वाले उसे प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि वो बिरादरी व जाति प्रभावित होती है, ठीक है। इनको रोड पर आना नहीं आना अलग बात है, लेकिन इतना जरूर है कि रोड पर अगर आ भी जाए नौकरी करने वाले तो कोई एहसान नहीं करते हैं। इनका कर्जा है, इनके ऊपर कर्जा है, और समाज का, चूंकि जो रिजर्वेशन मिलता है वो इंडिविजुअल किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है, वो समुदाय को मिलता है, और उस समुदाय का हिस्सा हम लिए हुए हैं। आज अगर हम नौकरी चाकरी में हैं, शेड्यूल कास्ट को 15% रिजर्वेशन मिलता है, शेड्यूल ट्राइब्स को 7.5% अखिल भारतीय स्तर पर अगर रिजर्वेशन मिलता है, तो नौकरी करने वालों की बकौती नहीं है, वो समुदाय का है, उस समुदाय पर रिजर्वेशन तय होता है। इसीलिए जो भी नौकरी करने वाले लोग हैं वो समुदाय का कर्जा है, उन पर ऋण है, और ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में उनको ऋण चुकाना चाहिए, कोई एहसान वो नहीं करेंगे। दूसरी चीज, बामसेफ का कंसेप्ट माननीय कांशीराम ने दिया, उन्होंने बामसेफ को आंदोलन में डायरेक्ट भाग लेने की बात नहीं की,